हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों ने अभी सेकंड पार्ट देखा, उसके बावजूद भी मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसमें आधी अधूरी बात बताई गई थी। सिर्फ जीके के सिलेबस पे बात हुई, बाकी सिलेबस पे किसी पे बात नहीं हुई। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मुझे मैथ्स में ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं अभी इसके बारे में पीईटी के बारे में बात करूंगा कि आप लोगों का पीईटी की जो टेंशन रहती है ना, वो वाली टेंशन भी आपकी खत्म हो जाएगी और किस तरह से हमारा प्रोग्राम चलने वाला है, हम लोग कैसे एक महीने में 50 से 70 मार्क्स तक चले जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो ये पार्ट आना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ये फुल एंड फाइनल पार्ट होगा और ये 3 पार्ट में आप लोगों को अपना सिलेबस समझ आ जाएगा कि मेरे सिलेबस में कहना क्या चाह रहा था। उसके बाद हम टॉपिक्स देखो, एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, बहुत कम टाइम है। जिस टाइम में मैं घर पे आया हुआ हूँ, तो आप लोगों को जितनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवा सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएँ। ठीक है, फिर तो बात करते हैं मैथ्स के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। पहले बात कर लेता हूं मैं मैथ्स के बारे में। देखो, जैसे मैंने आपने कहा था कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारा पाइप, सिस्टम और टाइम एंड वर्क है। ये जो दोनों चीजें हैं, इसके लिए आपको, जैसे बाकी सब्जेक्ट के लिए, बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके लिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप आर.एस. अग्रवाल के एग्जांपल्स और प्रीवियस ईयर कर लो, इनफ है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर भी कौन से वाले, जो हम लोग हर हफ्ते टेस्ट लगाते हैं, उसमें जो 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं हमें प्रीवियस में, और 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं हमें उसमें, जो हम फुल टेस्ट लगाते हैं। इस तरह से हर चैप्टर से, अगर मान ली जाए इन 2 चैप्टर से हमें हर बार कम से कम 5 और 5 दूनी 10, हर हफ्ते हम इसके 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें। इन 2 चैप्टर से 10 क्वेश्चन हमें हर हफ्ते मिलते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस लगाने की बात करता हूं। उसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं लगाते हो तब भी हो जाता है। लेकिन जो ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर का जो काम है वो ये है कि भाई इस चैप्टर से बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को इस चैप्टर के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं, ये जो 2 चैप्टर्स हैं, यहां से क्वेश्चन भी कंपलसरी आता है और यहां से बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए या तो आप आर.एस. अग्रवाल, जो ये वाली बुक है, ये वाली बुक नहीं, मतलब ये तो पुराना वाला वर्जन है, आपके पास जो न्यू वर्जन है, इसके एग्जाम्पल के साथ साथ, एग्जाम्पल मैं शॉर्ट ट्रिक से करवा दूंगा इसके एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपका अगर मन है, देखो करना तो पड़ेगा। इस चैप्टर में बता रहा हूं मैं, बाकी चैप्टर में आप बिल्कुल लापरवाही कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं। इन 2 चैप्टर्स में आप लापरवाही मत करो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इन डेप्थ आएगा ही आएगा। तो आप क्या करें, आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल के बाद जो पीछे एक्सरसाइज दी है, उनके क्वेश्चंस भी जरूर से जरूर लगा लें, और फिर ये दोनों चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या कुछ बच्चों के पास अगर नहीं है बुक, मतलब आप लोगों के पास अगर मटेरियल नहीं है, जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं भी चाहते हो तो राकेश यादव सर की बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं, वो वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा इन 2 चैप्टर्स के, क्योंकि ये जो 2 चैप्टर हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो डीआई वाला पोर्शन है, आप अगर डीआई वाला पोर्शन देखेंगे तो ये वाला पोर्शन मैथ्स के सिलेबस में देखे, रीजनिंग के सिलेबस में दे रखा है। आपको इस चीज से मतलब भी नहीं होना चाहिए कि रीजनिंग में है कि मैथ में, आपको सिर्फ करना आना चाहिए। यहां से आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन, ज्यादा ही बल्कि 5 क्वेश्चन तक आप लोगों को यहां से देखने को मिलते हैं, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है ना, मैं कह रहा हूं अगर किसी बच्चे का मैथ्स मान लो वीक है, वो कुछ भी नहीं करना चाहता, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि चीजों को कम से कम इतना जरूर करके जाओ कि आप क्वेश्चन अगर इजी लेवल के आ रहे हैं, और आते ही हैं, कोई भी पेपर देने जाओगे ना, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 15 क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं, तो आप वो क्वेश्चन ना छोड़ के आओ। मैं ये कहना चाहता हूं बस। तो ये वाली जो चीज है, इसके लिए मैंने बता दिया आप लोगों को, आप अपने आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल तो करोगे ही करोगे, साथ में प्रीवियस तो सबके साथ करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं जो प्रोवाइड कराऊंगा वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। डीआई वाला जो सेक्शन है, आप विश्वास मानिए डिजिट भी चेंज नहीं करता है वो। अगर आपने क्वेश्चंस देख लिए, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा इस वाले सेक्शन के, वो डिजिट भी चेंज नहीं करता है और बड़ी आसानी से इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये वाले सेक्शन से आपके 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर किसी का मैथ्स वीक भी है ना, तब भी वो इन 2 सेक्शंस को बड़े आराम से कवर कर सकता है, क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट है बड़े आसान है और बड़ी ईजिली हो जाते हैं ये। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीजें हो जानी चाहिए और करवा दी जाएंगी उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन वाला। भाई यहां से अगर बात करें इन सारे चैप्टर्स से मिला के, तो आपको 6 मार्क्स 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे यहां से। आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें। देखो, सिंप्लीफिकेशन है, स्क्वायर रूट है, नंबर सिस्टम है, बी बोर्ड मास है, एचसीएफ एलसीएम है, डेसिमल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। यहां से ओवरऑल करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन के अंडर में ही आएंगी, चाहे स्क्वायर, और एक स्क्वायर रूट निकालने आता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्क्वायर रूट निकालने आता है, ठीक है, आप लोग कभी भी
ट्रिक व्रिक का यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है। देखो ज्यादा बड़ी डिजिट होती है तब भी आप लोग बड़े आसानी से इसे कर सकते हो। ट्रिक के फंडों में जो फंस जाते हैं ना बच्चे, बड़ी मतलब इसका इतना आसान होता है निकालना, चाहे 4 डिजिट हो 5 डिजिट हो। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 5 डिजिट 6 डिजिट से ऊपर कभी आया नहीं है। मतलब जो क्यूब रूट निकालने आता है 5-6 डिजिट से ऊपर नहीं आता है। ऑप्शन से पहले क्वेश्चंस हो जाते थे ट्रिक से, लेकिन अभी उस तरह से क्वेश्चन होगा नहीं। अगर पॉइंटों में आ गया या कुछ हो गया, कई बार पॉइंट में भी आता है, तब आप लोग ट्रिक से नहीं कर पाओगे। इसलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर सीख लेना, और बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे ही इसके क्वेश्चंस बनेंगे। नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा बेस्ट टॉपिक अगर मैं मानूं तो आप लोगों का सारी चीजों का बेस है नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम आप लोगों को नहीं आता है तब आप बाकी चीजों में फंस सकते हो। ये वाला तो चलो कॉन्सेप्ट ही अलग है, टाइम एंड वर्क और डीआई का, इनका तो कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन बाकी चीजों को सॉल्व करने के लिए आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए। क्योंकि आप अगर एज का भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी एवरेज का भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे एवरेज में भी उसने बोल दिया कि 5 प्राकृत संख्याओं का, आपको यही नहीं पता कि नेचुरल नंबर होते क्या है। ठीक है, 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, आपको अभाज्य नंबर नहीं पता है। तो आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग जो ये चैप्टर है नंबर सिस्टम, इस चैप्टर को बहुत ज्यादा अच्छे से, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आर.एस. अग्रवाल की बुक में दिए हैं, आप उतना जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आर.एस. अग्रवाल में बहुत अच्छे से आप अगर देखेंगे तो पहला चैप्टर ही है और बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को समझाया गया है। आप देख सकते हैं यहां बिल्कुल बेसिक से ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना भी मैं पढ़ाता हूं वो सारी चीजें आप लोगों के साथ पीडीएफ में जाती हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो नंबर सिस्टम की चीजें मैं दूंगा, जिसमें ये वाली चीजें आती हैं कि कौन किससे कट रहा है, और बड़ी सिंपल है। मतलब इतने सिंपल रूल है कि 2 से कटने का क्या नियम है, 4 से कटने का, 4 का जो रूल है वही सेम 8 में लग जाएगा, क्योंकि वहां पे 2 डिजिट है, वहां 3 हो जाएंगी, 16 में 4 हो जाएंगी, 32 में 5 हो जाएंगी। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 3 का रूल है वैसे 9 का रूल है। आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है वो 11 वाला है, जिससे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको 11 वाला रूल जरूर आना चाहिए। मतलब आना तो सारी चीजें चाहिए, नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी बोर्ड मास को अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वी बोर्ड मास से आते हैं, लेकिन अभी तक भी बच्चे सोल्व नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ उन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर तो छोड़ो, बच्चों से अगर ये कह दी जाए ना कि 1/2 को 4 से भाग दे के दिखा दो, तब भी वो आंसर गलत कर देते हैं। अगर मैं कहूं 1/2 को 4 से डिवाइड करके आंसर बताओ क्या आएगा, तो आप लोग कमेंट में बताना क्या आएगा आंसर। मतलब इतने छोटे छोटे आंसर्स। मैं अगर कहूं किसी से 1/8 को 1/16 से डिवाइड करके दिखाओ, तब भी क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं। पता नहीं क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट इतने भी क्लियर नहीं है कुछ बच्चों के। ठीक है, ये वाली चीजें हो गई। एचसीएफ एलसीएम इतने सिंपल टॉपिक है, बहुत आसानी से आप लोग कर पाओगे। मैं टारगेट दूंगा तो आसानी से हो जाएंगे। ये चीज अगर किसी का मैथ वीक है तब भी वो यहां से मार्क्स खींच सकता है। ये 2 से 3 मार्क्स फ्री के हैं, फ्री के। मैं इसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। और आप लोग ज्यादा के चक्कर में ना कि यार इतना कौन करेगा, आप कम भी नहीं कर पाते हो। जबकि मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर ज्यादा भी नहीं हो पा रहा है ना, तो कम से कम इतना जरूर कर लो यार कि आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन तो उड़ा ही पाओ। और यहां से जो एलिमेंट्री स्टैटिक्स है ना, इसमें मीन मोड जो भी निकालने आते हैं, इतने इजी आते हैं कि बड़ी आसानी से इस चीज को कर सकते हो आप लोग। फिर इसके बाद आती है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक ही आता है, आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती हैं। आपके लिए 5 फॉर्मूले वही जो 10th वाले हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक sin 2 थीटा और tan 2 थीटा के फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाते हैं बस। इसके अलावा sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा। इसके अलावा आपको ज्यादा फॉर्मूलों की जरूरत ही नहीं है, बस वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो इसमें सर्कल और ट्राइंगल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्योमेट्री से वही चीजें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से चीजें पूछी जाती रहती हैं बार बार, चाहे वो परिव्रत पूछे, चाहे वो अंतर्व्रत पूछे, वहीं से क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। ठीक है, तो वो बता दिया जाएगा, टेंशन लो मत लो। मेंसुरेशन 2D एंड 3D, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि फॉर्मूलों को रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं और बड़े आसानी से मैं इन चीजों को अभी आपको समझाऊंगा। तो आपको सारे फॉर्मूले ऐसे रट जाएंगे जीवान पे। आप लोगों को मतलब किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ये नहीं करना पड़ेगा कि उसका फॉर्मूला क्या था यार, ध्यान नहीं आ रहा, πr² था कि 1/3 πr² था। आप लोग क्वेश्चन को जैसे आपको पता चलेगा ना सिलेंडर है, आपके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो आप उसी टाइम पे बना दोगे दिमाग में ही आपके। मतलब उसमें ये नहीं कि टाइम लगाना पड़ रहा है, बना के लिखना पड़ रहा है, आप बड़ी इजीली बना दोगे। मैं समझा दूंगा उन चीजों को। ये मेंसुरेशन है, ये होता है अपने दिमाग में से लोड कम करना। और जिस बच्चे के दिमाग पे लोड नहीं है ना, वो बच्चा बड़ी आसानी से सिलेबस को कवर कर सकता है। और अगर लोड रहेगा तो फिर आपको पता ही है कि क्या होता है चीजें का। ठीक है, उसके बाद आ गया ये भाई, ये उन लोगों के लिए है कि हाँ भाई, अगर मान लो
आपको डिफिकल्टीज लगती हैं तो आप भले ही छोड़ दो, लेकिन आपको CI और SI जो ये चीजें हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इनके कम से कम बेसिक्स तो पता ही हो यार। अब कई बार ये पूछ लेता है सीधा सा कि 2 साल का ब्याज पूछ लिया, 3 साल का। अब मान लो वो दे रखा है उसने कि भाई रेट भी दे देगा, टाइम भी दे देगा, और अगर आपसे ब्याज फिर भी नहीं निकल रहा, फिर तो आप बेवकूफी वाली बात कर रहे हो ना। कम से कम बेसिक्स तो जान के जाओ यार। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस एक बार को आप, अगर किसी का मैथ्स वीक है तो भले ही छोड़ सकता है, लेकिन बहुत इजी चीजें होती हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़नी चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक। कैलेंडर एंड क्लॉक की मैं बात बता रहा हूं, 1.5 से 2 घंटे में दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल भी फालतू टेंशन लेने की इसकी जरूरत नहीं है। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और टाइम एंड डिस्टेंस से तो आपको पता है कि ट्रेन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आते हैं बस, कि हाँ भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, एक इधर से जा रही है उधर से जा रही है, स्पीड जुड़ जाती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है इसमें। इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस मैंने बताया आप लोगों को जो बहुत अच्छे से करना है वो ये वाला टॉपिक और ये वाला, यहां से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वो दोनों बार पूछता है। मतलब जो सिंप्लीफिकेशन, बी बोर्ड मास और ये वाली जो चीजें, यहां से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है, बाकी जगह से वो इतनी डेप्थ में नहीं जाता है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछता है। साइंस की अगर मैं बात करूं तो देखो आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी में टेक्निकल वर्क है, और अगली बार से ITI का भी सुन रहे हैं कि ITI एलिजिबल हो जाएगी, और आप लोग फॉर्म भी नहीं भर पाओगे फिर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आप लोगों के सामने होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी बार सिलेक्शन ले लो, इससे अच्छा चांस जिंदगी में नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 25 नंबर में से मैं मान के चल रहा हूं कि कम से कम 15 से 18 नंबर का, 15 से 18 नंबर की फिजिक्स और केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा खासा आता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स करना बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और न्यूमेरिकल्स में देखो आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते, रटने की कोशिश करते हो। अगर आप रटने की कोशिश करोगे ना तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन खुद बोलता है कि मुझ में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अबे भाई एक बात बताओ, उसने वोल्टेज दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, करंट निकलवा रहा है, तो क्या आपको नहीं पता कि V बराबर IR लगेगा? है इसी तरीके से सारी चीजें, चाहे वो गति की समीकरण हो, वो बताता है खुद कि भैया ये वाली समीकरण लगा ले। अब मान लो उसने डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, और एक्सलेरेशन दे रखा है, तो आप एक बात बताओ कि आप पहला कैसे लगा दोगे, मतलब पहली वाली V बराबर U + AT कैसे लगा सकते हो? तो वो तो खुद ही बताता है कि भाई मैंने डिस्टेंस दिए, या तो थर्ड वाली से कर मुझे या सेकंड वाली से कर। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। तो फिजिक्स में आप लोगों को चीजें समझनी है, ऐसे नहीं रट के काम नहीं चलेगा। एक बार को केमिस्ट्री और बायो में कुछ चीजें रटने वाली हैं ही, जैसे pH वैल्यूज हैं, तो अब उसमें क्या करोगे? एक बार समझ लिया आपने कि एसिड इतने से कम हो, 7 से कम होगा, बेस जो है 7 से ज्यादा होगा, और बीच में न्यूट्रल होगा। लेकिन इसके अलावा जो वैल्यूज हैं कि भाई नींबू की इतनी है, इसकी इतनी है, वो तो आप लोगों को याद ही करनी पड़ेगी ना। तो केमिस्ट्री में एक बार को चीजें याद करके काम चल जाता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है कि भाई एक बंदा है वो इसको 15 न्यूटन के फोर्स से धकेल रहा है दीवार को, बताओ कार्य कितना हुआ। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कार्य कहना क्या चाहता है, अब मान लो कार्य की डेफिनेशन ही ये कहती है कि जब W, आपको क्या है, W = F.ds, कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को बल लगा रहे हो, अगर वो विस्थापित नहीं हो रही है, मतलब अपनी जगह से नहीं हट रही है, तो आप कितना भी फोर्स यूज करते रहो, विज्ञान की भाषा में ये बोलता है कि आपने कोई काम नहीं किया है। मैं इस दीवार को, इस बोर्ड को खूब जितना मन कर रहा है मैं धक्का दे रहा हूं, लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हिल रही है। वैसे आपको लग रहा होगा, आपकी मम्मी भी कहेंगी कि बेटा तो मेरा काम कर रहा है, खूब मुक्के मार रहा है इस पे, लेकिन विज्ञान ने कहा है कि जब तक ये दीवार हट नहीं जाती है, मतलब हिल नहीं जाती है अपनी जगह से, ये विस्थापित नहीं हो जाती है, डिस्प्लेस नहीं हो जाती है, तब तक आपने कोई काम नहीं किया। तो ये चीजें आप लोगों को समझ होनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं है कॉन्सेप्ट्स की, तब आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो ये रहा साइंस का मैटर। बायो की मैं बात बता रहा हूं, बायो NCERT से नहीं होगी, बायो NCERT से नहीं होगी, और ना आपको इतना अच्छा समझाया गया उसमें। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 9th और 10th की जो NCERT हैं, ये जो 2 बुक्स हैं मैं बता रहा हूं, इन बुक्स को ले लो। 100 से 150 रुपए की बुक दोनों हैं, 150 रुपए में लगभग दोनों बुक आती हैं, बहुत सिंपल सी बुक है। अगर आपने ये दोनों बुक पढ़ ली तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज रखे हुए मिलते हैं, यहां से NCERT से एज इट इज क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं आप लोगों को। तो आपके पास NCERT होना कंपलसरी है, और NCERT जो बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि वो 9th और 10th के बच्चे की लेवल से समझाया गया है, तो आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, फिर तो ये वाली चीजें हो गई साइंस के लिए। बायो के लिए मैं देखो, मैं भी PCM का स्टूडेंट था,
तो मेरे लिए भी बायो थोड़ा डिफिकल्ट थी कि भाई बायो कैसे होगी, लेकिन बाद में उसे हमने पकड़ लिया, उसकी एक नोटबुक बना ली और बहुत अच्छे से नोट्स बन गए। अब जब भी एग्जाम देने जाते हैं कोई भी, तो उसी चीज को पढ़ के जाते हैं और क्वेश्चन वहीं से फंसते हैं। कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं बायो में और कुछ चीजें भाई समझनी पड़ती हैं। बस ह्यूमन सिस्टम आप अच्छे से समझ लो। मैं बता रहा हूं, आपके बायो से अगर 7 क्वेश्चन आएंगे ना, 3 से 4 क्वेश्चन आपके सिस्टम से आएंगे पूरे, कि कितनी हड्डियां हैं, क्या है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पता नहीं कितनी। मैं सबसे ज्यादा बता रहा हूं ना आप लोगों को कि आपके तथ्य ही सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। पेड़ पौधों से रिलेटेड बहुत कम चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे लंबा, बस यही चीजें पूछी जा सकती हैं। पेड़ पौधों से ज्यादा चीजें नहीं पूछता है वो, ठीक है। तो ऐसी चीजें मत पढ़ो जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दे रही हैं, अगर आपकी चीज वीक है तो। और अगर भाई करना चाहते हो तो सारी चीजें करो, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए अगर आप 40-50 पे पढ़े हो तो पहले उन चीजों को ग्रैब कर लो जिनसे सिलेक्शन श्योर होने वाला है। अगर फालतू की चीजें पढ़ते रहोगे तो उनसे कोई मतलब है नहीं। जीके मैं बता ही चुका हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बस यही है कि आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। जैसे अभी यूपी और उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपसे किसी भी स्टेट की, जिन 5 राज्यों में चुनाव है, उन स्टेट के आपसे, चाहे वो राज्यसभा की सीटें हो, चाहे वो लोकसभा की सीटें हो, चाहे इनका प्रथम राज्यपाल हो, चाहे इनकी राजधानी हो, कब चेंज हुई, कब शिफ्ट हुई, अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब क्यों? क्योंकि इन लोगों ने राज किया है यहां। उत्तराखंड कब यूपी से अलग हुआ, उत्तराखंड में कौन सा पार्क है, मुख्यमंत्री कब चेंज हुआ, क्या हुआ, राज्यपाल कौन है। भाई इन राज्यों में चुनाव है तो आप लोगों को इन 5 राज्यों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम से पहले जिन राज्यों में चुनाव होता है उस राज्य से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, चाहे वो हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, चाहे कुछ भी आए, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कहीं पे कुछ और ज्यादा बड़ा हो गया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या कुछ, तो उस डिस्ट्रिक्ट बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि भाई अगर कहीं पे मान लो बहुत ज्यादा दंगे हो गए उस डिस्ट्रिक्ट में, तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से अगर क्वेश्चन आए तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। या मान लो कोई बंदा या कोई फेमस पर्सनैलिटी जैसे मोदी जी हैं, मान लो बनारस से खड़े हो गए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बनारस से इस बार सांसद के लिए किसे चुना गया है, ठीक है। सांसद का तो चुनाव नहीं है ये, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी आके यहां लड़ना शुरू करती है, मान लो अखिलेश यादव कहीं से लड़ते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अखिलेश यादव कहां से चुने गए हैं, ठीक है। या डिंपल यादव कहां से चुनी गई हैं, योगी जी कहां से चुनाव लड़े थे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। रीजनिंग, ये रहा रीजनिंग, जो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बच्चे जो सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं वो करते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशंस। वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो दिक्कतें सामने आएंगी। रीजनिंग के लिए आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए बेस्ट चीज है ये कि 30 मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो यहां से। 30 मार्क्स बहुत बड़ा वेटेज रखता है ये आप लोगों के सेक्शन में। यहाँ पे अगर आप लोगों का सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि वो सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दो जो सब्जेक्ट आपका मतलब सिलेबस भी निश्चित है और आप वहां से सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। और वो सब्जेक्ट आप लोगों के यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो कुछ लोगों को मैं कह रहा हूं कि चलो मैथ्स को भी मैं अलग कर रहा हूं, वैसे मैथ्स बहुत अच्छा है जिन्होंने साइंस वगैरह पढ़ी है, पीसीएम से हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मैथ जितना आप लोग समझ रहे हो। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर टाइम एंड वर्क और पाइपलाइन सिस्टम को छोड़ दिया जाए ना तो बहुत ज्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा, फाइनल कंक्लूजन में बात करेंगे, देखो कि आप लोग सिर्फ उन सब्जेक्ट पे ध्यान दें जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल सिलेक्शन श्योर कराने में आपकी मदद करेंगे। जैसे कि रीजनिंग और साइंस, ये जो चैप्टर है, जैसे साइंस है, इसका सिलेबस तो श्योर है, कम से कम जीके की तरह तो नहीं है कि आप लोग इतना पढ़े जा रहे हो पता भी नहीं कहां से फंसने वाला है। तो ऐसी चीजों को पढ़ के क्या फायदा, आप लोगों को एक लिमिट बांधनी होगी उन चीजों के लिए। ये नहीं है कि मैं पढ़े जाऊंगा। यहां पे क्या है, यहां पे अगर कुछ भी पढ़ोगे ना, देखो सब एक ही नंबर देके जाएंगे ना, चाहे साइंस का है चाहे जीके का है, दोनों एक एक नंबर ही देंगे ना। तो आप क्यों उस पर इतना दिमाग लगा रहे हो। यहां एक सारे, अगर आप लोग दिमाग ही लगाना चाहते हो तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहां के सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं पक्के करते हो, क्यों डर है भाई। न्यूमेरिकल इतने हार्ड थोड़ी होते हैं, बड़े आसान होते हैं। आर्ट साइड का बच्चा भी इस चीज को कर सकता है। ये 30 मार्क्स आप लोग, वो यहाँ 25 मार्क्स आपको हर हाल में क्लियर होने चाहिए। इसके बाद जो है आपके रीजनिंग के जो मार्क्स हैं, आपके 30 जो मार्क्स हैं रीजनिंग के, ये मार्क्स नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप छोड़ के आओगे तो आप बेवकूफी कर रहे हो। आप लोग अगर टाइम ही देना चाह रहे हो, मैं लिख के दे सकता हूं इस चीज को, जितना टाइम आप लोग जी के कवर करने में लगाओगे ना, उसका आप आधा टाइम लगा दो यहां, आधा, आप 30 में से 28 मार्क्स ले आओगे। क्या आपने कभी कंपेयर किया। अच्छा ये बताओ, सच में
जितनी मोटी नोटबुक आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बना रखी है, अगर इतनी मोटी नोटबुक आप रीजनिंग की बना लो, इसे हल्के में ना लेके, क्योंकि नंबर तो ये भी एक ही देने वाला है, तो आपको ये 28 मार्क्स दिलवा देगा, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है। जबकि आप वहां पे पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी में कह रहा हूं, आप पूरा पढ़ लो, जाओ ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिक्स जितना मन करे ना आप पूरा पढ़ लो, उसके बावजूद भी जितना ये मार्क्स दिलवा सकता है उतने मार्क्स आप ला के दिखा देना कि कैसे ला दोगे आप उसमें मार्क्स। पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी कंफर्म नहीं है कि उसका क्वेश्चन आप कर पाओगे, पूरी ज्योग्राफी पढ़ने के बाद कंफर्म नहीं है उसका क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन यहाँ जितना ये वेटेज रखते हैं और जितनी आसानी से ये मार्क्स दिलवा सकते हैं, उतनी आसानी से जीके नहीं दिलवा सकते। जीके सिर्फ फंसा सकती है आपको, आप सिर्फ फंसोगे और उसके बावजूद भी क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। वहां पे एनटीपीसी में भी देखा हमने स्टूडेंट्स का क्या हाल रहा है, कैसे चीजें हुई हैं। बस वही है कि पूरे टाइम लगातार पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन पता नहीं कहां से आते हैं, फिर बच्चे कहते हैं कि भैया एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा। तो भाई जब तुम्हें पहले से पता था कि वहां के क्वेश्चन का श्योरिटी नहीं है, तो आपको वो वाले क्वेश्चन तो करने ही थे ना जहां पे श्योरिटी थी। तो वो वाला सिलेबस तो आपने कंप्लीट किया नहीं, उसे तो इग्नोर करते चल रहे हो। तो मैं बता रहा हूं, अगर किसी का मैथ्स वीक भी है तो इन दो चीजों को बहुत अच्छे से कर लो। उसके अलावा मैथ्स में कम से कम इतना देखो, मैथ्स जो बच्चे कर सकते हैं वो तो 25 में से 25 भी ला सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का वीक है कम से कम 15 या 20 नंबर का टारगेट तो रखो ही। और वो इसलिए क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन इजी लेवल के आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ये ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, जो आपसे ना हो पाए। इसलिए हार मत मानो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। और इस बार हार मानने का मतलब है अपनी जिंदगी को धोखा देना। अगर इस बार आप लोगों ने हार मान ली तो आप विश्वास मानो कि क्या चीज हो सकती है। अब मैं फाइनली चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, बस कंक्लूजन सुनो। कोई भी बच्चा अगर इस टाइम पे टेस्ट सीरीज लेने में या बुक्स लेने में लालच करेगा तो वो बच्चा अपने साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ITI वगैरह एलिजिबल हो जाएंगी, आप लोग जॉब के लिए भी एप्लीकेबल नहीं रहोगे। और जॉब तो छोड़ो यार, मैं तो कह रहा हूं अगर मान लो आपने अगर इस टाइम पे टेस्ट सीरीज के 100 रुपए बचा लिए, आपने अगर 100 रुपए बचा लिए टेस्ट सीरीज के और 500 रुपए बचा लिए बुक्स के, इस टाइम आपने 600 रुपए बचा लिए और आपका 0.6 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया। क्या आप बताओ, आपके 2 साल, अब अगली जो वैकेंसी आएगी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, क्या आपके 600 रुपए उन 5 साल से ज्यादा वैल्यूएबल है? मतलब ये 600 रुपए आपके 5 साल से ज्यादा वैल्यूएबल है? तो आपके एक दिन की भी वैल्यू नहीं है। आप लोगों की जब 30,000 रुपए सैलरी है तो एक दिन की कितने 1000 रुपए, तो आपके 600 रुपए आपको अगर जिंदगी भर के लिए कमाई का जरिया बना रहे तो आपको बुरे लग रहे हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा जब तक बहुत ही ज्यादा नेसेसरी ना हो जाए तब तक आप PDF से ना पढ़ें, क्योंकि हम लोग बुक्स को मार्क करके पढ़ते हैं और जब हम मार्क करते हैं तो वो चीजें हमें ध्यान रहती हैं कि यार क्या थी क्या नहीं थी। और ज्यादा यूट्यूब पे इधर उधर मत घूमो, क्योंकि उससे आप लोगों को नुकसान ही होने वाले हैं। मैं बता रहा हूं, सिर्फ काम की चीज देखो एक बार और उसके जो नोट्स बना लेने हैं उन चीजों को आपको बार बार पढ़ना है। अपने नोट्स को अगर 10 बार पढ़ोगे तो सिलेक्शन ले लोगे, और अगर 10 वीडियोस देखोगे तो आप सिलेक्शन नहीं लोगे। काम की वीडियो देखो, क्योंकि आपको अपनी आंखों का मेडिकल भी कराना है। पता नहीं कितने बच्चे तो मेडिकल में छटते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। पता चला आपको जो पोस्ट लेनी थी उसका आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ही क्लियर नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखो। और आप लोगों को मैं बता रहा हूं, प्लेलिस्ट जरूर देख लेना अगर आप लोग चाहते हो कि आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट दिखे। और बाकी आप लोगों के अब टारगेट स्टार्ट कर दिए जाएंगे, घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, बड़े आराम से सारे टारगेट कंप्लीट कर पाओगे। बस टारगेट कंप्लीट करते चलना। अगर आपने टारगेट कंप्लीट किए तो आप 1 महीने के अंदर अंदर 50 से 70 पे ना पहुंच जाओ तो फिर बोलना, बड़े आराम से। लेकिन वो टारगेट ईमानदारी के साथ पूरे होने चाहिए। ये नहीं है कि 2 घंटे में, मैं तो कह रहा हूं ना भाई, करने का तरीका होता है। अब मैंने कल आप लोगों को दिया कि एनालिसिस करना है। कुछ बच्चों ने कहा होगा अरे पहले से कर रखा है, दोहरा रखा है, छोड़ो, क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ बच्चे उस चीज को बहुत अच्छे से ले रहे होंगे और उन लोगों ने जो जितनी भी कमियां रही हैं उन क्वेश्चंस को कर करके देखा होगा, तो उनका टारगेट अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो ये तो सब सोच सोच की बात है, लेकिन उस बच्चे को फायदा भी होगा जिसने उस चीज को अच्छे से समझा है। तो बस सिलेबस की तो हो गई, जितनी भी चीजें थी बता चुका मैं, रीजनिंग में भी आप लोगों को बता दिया है। तो सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है आप लोगों को, इन चीजों पे ही ध्यान देना है। रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से मान लो क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ गलत नहीं हो रहा है, आपको 1.33 मार्क्स से नीचे लेके जा रहा है। 1.33 मार्क्स से अपने आप तो ले ही रहा है, आपके दूसरे क्वेश्चन को भी लेके डूब रहा है। इसलिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर भटकते रहोगे तो फिर भटकते रहो जैसा आपका मन करता है। ठीक है, फिर तो मैंने बता दिया आप लोगों को, प्लेलिस्ट जरूर से जरूर। और अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो अगर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। GSP 10 यूज करोगे तो आपको जितने भी बेनिफिट है मतलब हमारे चैनल के, वो सारी चीजें आप लोगों को जरूर से जरूर देखने की मिलेंगी। जैसे कि अभी 12 अक्टूबर वाला टेस्ट था,
या और भी आगे जैसी भी चीजें रहती हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जो टेस्ट कराता हूं वो टेक्स्ट बुक पे ही करवाते हैं हम अभी जो टेस्ट कराते हैं। तो आपको GSP 10 यूज करना है, जिससे आपको 280 रुपए में टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी, और 280 रुपए की टेस्ट सीरीज का मतलब है 70 पैसे पर डे लगभग, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। और आप लोग सिलेक्शन ले लोगे तो ये तो आपके पैरों की धूल भी नहीं है। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बस यही चीजें आप लोगों को बतानी थी। रीजनिंग के नोट्स मैंने तो सिर्फ नोट्स ही बनाए थे, और एक बार नोट्स बनाने के बाद मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्रैक्टिस होती रहती थी लगातार, मैं टेस्ट लगाता रहता था। तो टेस्ट लगाने से प्रैक्टिस होती रहती थी, और उसके अलावा एक बार पढ़ लिया था, और अगर एक बुक भी रखी हुई थी पास में, अगर कभी जरूरत पड़ती थी तो खोल ली, ना तो अदरवाइज मैंने खोली नहीं है वो बुक। तो बस बुक्स, टेस्ट सीरीज और प्लेलिस्ट, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा कंपलसरी हैं। और चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जितनी भी चीजें होती हैं, बस आप लोग इतनी चीजें करें। और मैं आप लोगों से इसीलिए टाइम लिया क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। बाद में हम लोग और भी ज्यादा चीजें जो भी इन डेप्थ समझा सकेंगे वो समझाएंगे। फिलहाल बस इतना ही था जो आप लोगों को बताना है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो चांस है, इस चांस को मत जाने दो, चाहे आपके 1000 रुपए खर्च होते हैं, चाहे 200 रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि ये वाला जो खर्चा है आपको लाइफ टाइम अर्निंग का सोर्स बना सकता है। लेकिन अगर आप चाहोगे नहीं तो फिर देखो क्या होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर किसी को कोई भी चीज बुरी लगी है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, बाकी अपनी ओर से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।